Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in line. Today's chapter is New Empires and Kingdoms, Class 6, chapter number 9. अरविंद प्लेज किंग। अरविंद जो है उसे राजा के रूप में चुना गया है स्कूल प्ले में, और उससे एक्सपेक्ट किया गया है कि वो रुआब के साथ इन करेगा और अपने मूँछों को ऐंठते हुए और सिल्वर पेपर के तलवार को एकदम जोश के साथ निकालेगा जैसे एक वेरियर निकालता है। और उससे एक बात और कही गई थी कि वीणा प्ले करना है, तो उसने इस इमेज पर वो सरप्राइज हो गया कि ऐसा भी होता होगा कि अगर कोई किंग होते हैं होंगे और जो कि म्यूजिशियन भी होते होंगे। हु वाज दैट ही वंडर्ड, तो ऐसा उसने सोचा कि ऐसे कौन से राजा हैं जो कि वीणा भी बजाते थे, और राजा तो थे ही। तो फ्रेंड्स, प्रशस्तीस एंड व्हाट दे टेल अस, तो प्रशस्तीस जो थी ये सपोज करने थे, एक्टिंग करना था अरविंद को समुद्रगुप्ता की, जो कि एक फेमस रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का। और समुद्रगुप्ता जो है, इनके लॉन्ग इंस्क्रिप्शन मिले हैं अशोका पिलर एट इलाहाबाद, जिसके काव्य को हरिसेना ने कॉम्पाइल किया है या कंपोस्ट किया है। जो कि हरिसेना जो है ये समुद्रगुप्ता के दरबार में पोएट एंड एज अ मिनिस्टर जो थे वर्क करते थे। और ये जो प्रशस्ति होती है फ्रेंड्स, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेज ऑफ, मतलब बड़ाई करना, प्रशंसा करना। प्रशस्ति जो होती है कंपोस्ट किए जाते थे रूलर के लिए, और ये बातें हमने चैप्टर में पढ़ी हैं। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के लिए भी ऐसे इम्पोर्टेंट प्रशस्ति को लिखा गया है फ्रॉम गुप्ता पीरियड टाइम पर। और अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति पर। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग समुद्रगुप्ता के प्रशस्ति के बारे में पढ़ें। तो समुद्रगुप्ता फ्रेंड्स, इनके प्रशस्ति क्या कहती है? तो प्रशस्ति मेनली राजा की बड़ाई करती थी, राजा की प्रशंसा के बारे में लिखती थी। तो इनको एज अ ग्लोइंग टर्म रिप्रेजेंट किया गया है, एज अ वेरियर, एज अ किंग और एज अ विक्टीरियस इन्वेटल। इन्हें भगवान के बराबर दिखाया जाता था। और प्रशस्ति जो कंपोज होती थी ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस में लिखी जाती थी। और मेनली हम ये इसके बारे में मैप 7 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन प्रशस्तिज में देख सकते हैं कि जो ग्रीन शेडेड एरियाज़ है या फिर रेड डॉटेड एरियाज़ है ईस्ट कोस्ट का, ये मेनली प्रशस्ति से रिलेटेड प्लेसेस हैं और एरियाज़ हैं। उसके अलावा ये जो फ्रेंड पर्पल शेडेड एरियाज़ है ये भी एज वेल, मतलब प्रशस्ति के लिए प्रशस्ति वाले इंफॉर्मेशन क्रिएट करने वाले एरियाज़ है, मतलब ये प्रशस्ति के बारे में जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, हरिसेना ने डिस्क्राइब किया है 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर, और जिसके बारे में मतलब समुद्रगुप्ता के बारे में मेनली पॉलिसीज़ के बारे में उसके उसने डिस्क्राइब किया है इसकी समुद्रगुप्ता के प्रशस्तिज में। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें फ्रेंड्स जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो मैप में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 9 रूलर को अपरूटेड किया था समुद्रगुप्ता ने और अपना एम्पायर वहाँ पर चलाया था। और ये है फ्रेंड्स दक्षिणापथ का एरिया, जिसे मेनली रेड डॉट से दिखाया गया है, जैसा कि मैंने रेड सर्कल में उन्हें दिखाया है। यहाँ पर उसने 12 यानी कि समुद्रगुप्ता ने 12 शासकों को हरा करके इन्हें हराया था। और ये कैपिटल के रूप में मार्क किए गए हैं रेड डॉट से इन द मैप। समुद्रगुप्ता ने बाद में इन जीते हुए राज्यों को उन्हीं राजाओं को दे दिया और उन्हें अपने अंतर्गत रूल करने को कहा। और ये जो फ्रेंड्स इनर सर्कल नाइबोरिंग स्टेट्स है, जिसमें असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और गणसंघा इंक्लूडेड हैं, और नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, और जो पर्पल कलर से मार्क्ड है वे लोग जो थे
ये ट्रिब्यूट लेके आते थे, ये लोग ऑर्डर फॉलो करते थे और उसके बाद कोर्ट अटेंड करते थे समुद्रगुप्ता के। और ये जो आउटलाइन एरिया मार्क्ड है ब्लू कलर में मैप से में, ये शायद डिसेंडेंट्स थे कुशाना, सका और श्रीलंका रूलर ऑफ श्रीलंका, जो कि सबमिटेड करते थे अपनी लड़कियों को, मतलब ऑफर करते थे एज अ मैरिज के रूप में। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि समुद्रगुप्ता के रिलेशन श्रीलंका तक थे और जो कि मैरिटल रिलेशन के द्वारा ये जो थे था अपने इतने बड़े एम्पायर को चलाता था। गुप्तास के इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्ता ट्रीटेड द रूलर ऑफ आर्यवर्ता एंड दक्षिणापथा। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आर्यवर्ता में इसने अपना डायरेक्ट रूल चलाया था और ये अपने हैंड में इसे रखता था, जबकि दक्षिणापथ को वो इनडायरेक्टली रूल करता था। क्योंकि मैंने पहले ही दिखाया था आपको फ्रेंड्स कि जो रेड डॉटेड दक्षिणापथ का एरिया था कोस्टल एरियाज में, ये मेनली 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्ता ने उन्हें ही शासन सौंप दिया और कहा कि तुम मेरे अंतर्गत इस राज्य को चलाओ। और आगे फ्रेंड्स हैं समुद्रगुप्ता एज अ पीरियड। तो समुद्रगुप्ता को मोस्ट चार्मिंग बताया गया है, उसके अलावा इसे प्लेंटियस ब्यूटी बताया गया है, इसे ऐसा बताया गया कि ये चूँकि बहुत सारे युद्ध लड़ता था तो इसके शरीर में भाले, कुल्हाड़ियों के, तीर धनुष के काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक कि तलवार के कटे फटे निशान इसके बॉडी पर मिलते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स साफ है कि इसे बहुत ज़्यादा मतलब एज अ बहुत ज़्यादा हथियारों के साथ इसे खेलने, और ऐसा भी बताया गया है कि बहुत सारे हथियारों का चोट इसने युद्ध के दौरान सहा भी है। What does this descriptions tell you about the king and also about how kings fought wars? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप ढूंढें और इसका जवाब दें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विक्रम संवत के बारे में। तो विक्रम संवत जो है 558 BC में शुरू हुआ था और गुप्ता किंग जो चंद्रगुप्ता टू थे उसने इसे फाउंड किया एज अ मार्क के रूप में, जब इसने सकाज रूलर को हराया और विक्रमादित्य का टाइटल जो था एज्यूम किया। तो फ्रेंड्स 58 BC में जो कि चालू हुआ, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें तो उसके साथ भी विक्रम संवत चलता था, बट वो ये इसका नाम कुछ और था। लेकिन जब आ, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्ता टू ने जब सकास को हराया तो एज ए विक्टी के रूप में इसे अपना लिया और अपने ही नाम पर विक्रम संवत को चलाया। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स जीनोलॉजीज की। तो मेनली बात करेंगे प्रशस्तिस में, जो कि गुप्ता रूलर्स के एंसिस्टर्स को मेंशन किया गया है। तो समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे या इसके जो ग्रैंडफादर थे या इसके जो फादर या मदर थे, तो मेनली इनको तो मेंशन किया गया है। तो इसमें इसकी माँ को यानी कि समुद्रगुप्ता की माँ जो थी कुमार देवी, ये बिलोंग करती थी लिच्छवी गणा से, जबकि इनके जो पिता थे चंद्रगुप्ता, ये पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने ग्रैंड टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, और उसके बाद समुद्रगुप्ता ने भी इसे इस्तेमाल किया। उसके अलावे इसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, उन्होंने सिंपली महाराजा के रूप में खुद को मेंशन किया था। उसके अलावा बात करें कि अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राजा, महाराजा धीराज और महाराजा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स राजा आए, फिर महाराजा, उसके बाद महाराजा धीराज का टाइटल ये लोगों ने यानी कि गुप्ता डायनेस्टी ने एज्यूम करना शुरू किया। समुद्रगुप्ता जो था इसको जेनोलॉजीज के अकॉर्डिंग इसे लेटर रूलर कहा जाता है इसकी डायनेस्टी का, यानी गुप्ता डायनेस्टी का ये लेटर रूलर था, क्योंकि इसका जो लड़का था चंद्रगुप्ता टू भी, ये भी लेटर रूलर्स था।
क्योंकि ये लगभग स्टार्ट होती है फ्रेंड्स 250 टू 280 के करीब, और ये रूलर्स बने थे 380 के आसपास। तो मेनली इंस्क्रिप्शन से कोइन के अकॉर्डिंग इनके बारे में पता चलता है। और इन्होंने अपना एक्सपेडिशन जो था वेस्टर्न इंडिया में बनाया था। उसके अलावे लास्ट सकाज रूलर जो थे उस टाइम के इनको बताया गया है, इसलिए ये लेटर गुप्ता रूलर इनको कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ के दौरान ये बताया गया है कि इसके यहाँ कोर्ट में लर्नर्स की भीड़ लगी हुई रहती थी। और जैसा कि हम लोग आगे क्लास चैप्टर में पढ़ेंगे, और हर्षवर्धना और हर्षचरिता की बात करेंगे। वर्धना और हर्षचरिता के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि इनके बारे में भी इंस्क्रिप्शन और कोइन के द्वारा पता चलता है, और मेनली इनकी बायोग्राफीज़ के द्वारा पता चलता है। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं इसमें, दो टर्म हैं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी वो होता है जैसे कि एक व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति अगर बायोग्राफी लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और एक व्यक्ति जिसने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है जिस उसे ही ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। हर्षवर्धन जो कि 1400 ईयर्स अगो पहले 1400 साल पहले रूल करते थे। ये एक ऐसा रूलर है जिसके बारे में सारी जानकारी, मतलब उसके दरबार में रहने वाले पोएट बाणभट्ट ने, यानी कि हर्ष चरित्र को लिखने वाले जो कोर्ट पोएट हैं उनका नाम बाणभट्ट है। उन्होंने हर्षवर्धन की बायोग्राफी को लिखा है। हर्षवर्धन की जो ये बायोग्राफी है इन संस्कृत में लिखी गई है। और जेनोलॉजी ऑफ हर्षा, जिसमें जेनोलॉजी दिया गया है हर्षा के बारे में। और मेनली जुआंग जेंग जो थे इनके बारे में भी हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। इन्होंने हर्षा के कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा समय बिताया और इसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट दिया है जो हमने देखा। हर्ष जो थे अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, बल्कि ये छोटे बेटे थे। और उसके अलावा ये जब इनके पिता और इनके बड़े भाई जो हैं मरे, तो ये थानेसर की गद्दी पर बैठा, यानी कि जो हर्ष था वो थानेसर की गद्दी पर बैठा। और उसके अलावा बात करें इसके ब्रदर इन लॉ की, तो ब्रदर इन लॉ इसका कन्नौज का राजा था। और जब इसे बंगाल के रूलर ने मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज के किंगडम को ऑक्युपाई किया, उसे जीता और बंगाल के राजा को हराया। और हालांकि ईस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, उसने मगध को भी और बंगाल की तरफ भी कन्क्वायरिंग की। लेकिन ये जो आगे बढ़ा नर्मदा से डेक्कन की तरफ, तो ये मतलब हारा, क्योंकि उधर बैठा था चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशिन टू। और जैसा कि हम लोग मैप में देखेंगे और इसके प्रेजेंट डे स्टेट्स के बारे में जानेंगे। हर्षवर्धना जो था पासेस थ्रू व्हेन ही वेंट टू बंगाल एंड अप टू द नर्मदा। तो इसके बारे में आप इनलिस्ट करें, पॉलिटिकल मैप को पढ़ें, देखें और इसका जवाब दें। तो फ्रेंड्स, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये नर्मदा के ऊपर का इलाका जो हर्षवर्धना का दौर, नर्मदा से नीचे का इलाका जो था वो पुलकेशिन टू का था। यानी कि नर्मदा जो थी फ्रेंड्स इनकी बॉर्डर हुआ करती थी। तो बात करते हैं फ्रेंड पल्लवास की, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति की। पल्लवा चालुक्य जो थे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थे साउथ इंडिया के इस पीरियड के। और किंगडम जो था पल्लवास का ये स्प्रेड कर रहा था, कांचीपुरम इनका कैपिटल था। और ये मतलब पल्लवास के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया और ये पहुंच गया कावेरी डेल्टा तक। जबकि चालुक्य का जो सेंटर था ये रायचूर दोआब के करीब था के चारों ओर, और उस इसी बीच में पड़ता था कृष्णा और तुंगभद्रा। एहोल जो था कैपिटल था चालुक्यास का, एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। और उसके अलावा इन्होंने रिलीजियस सेंटर डेवलप किया था जहाँ पर अ नंबर ऑफ टेम्पल्स थे। पल्लवा और चालुक्य जो थे फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड, मतलब ये आपस में क्या करते थे, कभी वो उसके लैंड को जीत लेता था, कभी वो उसके लैंड को अटैक करके जीत लेता था।
मतलब इनका जो कंडीशन था एरिया का वो बिल्कुल ही कांस्टेंट था, क्योंकि इनका युद्ध भी जो था वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता था। इनके टाउन्स जो होते थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस होते थे। इन्हें चालुक्य रूलर में एक पुलकेशिन द्वितीय को बहुत अच्छे से पुलकेशिन टू को जाना जाता है, जबकि हम लोग ये जानते हैं कि प्रशस्ति जो कंपोज की जाती थी ये कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने की थी, जो चालुक्य की पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। और इन्होंने इनके एंसेस्टर्स के बारे में भी बताया और ये जनरेशन के बारे में भी, इनके फादर टू सन के बारे में भी बताया। तो पुलकेशिन ने मेनली ये पाया कि इन्होंने अपना राज्य जो है अपने अंकल से पाया था। तो अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ने, जैसा कि उनका ये कोर्ट पोएट है, तो प्रशस्तिस में ये इनके सारे डिटेल्स इन्होंने ये इसने रवि कीर्ति ने दिए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था फ्रेंड्स कि ये जो प्रशस्तिज होती थी ये अकाउंट की डिटेल देती थी, यानी कि कोर्ट मेनली राजा के बारे में ये डिटेल देती थी, इनके एंसेस्टर्स के बारे में और इसके फादर्स के बारे में, और चाहे फिर इनके 4 जनरेशन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ था, और जैसा कि रवि कीर्ति ने लिखा है। तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो पल्लवास चालुक्यास थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे। इनका जो कन्क्वेरिंग साइड था कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा तक फैला था। चालुक्यास ने रायचूर को, दोआब को अपना सेंटर बनाया था, और उसी के ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में पड़ता था। और ये होल जो थी चालुक्यास की राजधानी थी, और ये इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं एहोल को और कांचीपुरम को। कांचीपुरम जो पल्लवास से जुड़ा हुआ था, और वहीं पर एहोल जो है चालुक्यास का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग इसका जो एक्सपेडिशन था पुलकेशिन टू का, ये वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों तरफ था। उसके अलावा हर्षा को के एडवांटेज को इसने ख़त्म किया, और मेनली उसने ये बातें भी कही है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, और हर्षा के हारने के बाद ये खुशी उसकी गम में बदल गई, यानी कि हर्ष को शोक में बदल दिया पुलकेशिन ने। और पुलकेशिन ने पल्लवा किंग पर भी अटैक किया, तब जाके ये कांचीपुरम में जाके छिप गए। अब बात करते हैं चालुक्य विक्ट्री की, जो शॉर्ट लिव्ड थी, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। अल्टीमेटली दोनों जो थे पल्लवा और चालुक्य, ये न्यू लिरल जो बिलोंग करते थे राष्ट्रकूटा से और चोला डायनेस्टी से, विच यू विल स्टडी इन क्लास 7, जिसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो मेनली मैं बता रहा था चालुक्य की विक्ट्री की जो शॉर्ट लिव थी, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन दोनों के बीच में जब भी युद्ध होते थे तो वो उसके एरिया को जीत लेता था, वो उसके एरिया को जीत लेता था, और मेनली ये लड़ाई कांस्टेंट रह जाती थी। हु वर द अदर रूलर हु ट्राइड टू कंट्रोल द कोस्ट्स एंड वाई? इसका जवाब आप चैप्टर 8 में ढूंढे फ्रेंड्स। उसके अलावा बात करते हैं हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, कि इनका अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो मैं फ्रेंड्स बात कर रहा था हाउ आर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड। तो इन केस ऑफ अर्लियर किंग्स, तो जो अर्लियर किंग्स हुआ करते थे, लैंड रेवेन्यू उनका सबसे बड़ा रूल का साधन था, या यूँ कहें कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक बेसिक यूनिट थी गांव, जहां गांव से इन्हें लैंड रेवेन्यू मिलता था, और लैंड रेवेन्यू के कारण ही ये अपने फोर्ट्स को या अपनी आर्मी को या अपनी पैलेसेस को मेंटेन करते थे। तो इनका जो डेवलपमेंट था ये लैंड रेवेन्यू से ज़्यादा था। तो किंग्स जो थे एक नंबर ऑफ स्टेप्स विनिंग के तरीके को यूज करते थे, यानी कि मेंस के सपोर्ट को पाने के लिए, जो कि पावरफुल होते थे इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, या फिर उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होता था।
कुछ इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे जो कि मेनली हेरिडेटरी बना गया दिए गए थे। इसका मतलब था कि उसका बेटा जो है अपने फादर के पोस्ट को सक्सीड करता था। एग्जाम्पल जैसे कि जो हरिसेना थे दंड नायक थे और एज ए चीफ जुडिशियल ऑफिसर अपने पिता की तरह, और खुद एक पोएट भी थे। कभी कभी एक पर्सन जो था मेनी ऑफिसेस को कंडक्ट या होल्ड करता था। और उसके अलावा जो था महादंड नायक हरिसेना एक कुमार अमात्य था। ये एक एग्जाम्पल है। यानी कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो था एक संधि विग्रहिका होता था, जिसका मतलब होता था मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मेन जो प्रोबेबली उस समय होते थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के होते थे, जैसे कि नगर श्रेष्ठी। ये चीफ बैंकर या मर्चेंट होता था शहर का। और एक होता था सर था वहा जो कि लीडर होता था मर्चेंट कारावेंस का। मेनली जो प्रथमा कुलिका होती थी इन्हें चीफ क्राफ्टमैन कहा जाता था, जो कि हेड होते थे कयास्थास या स्क्राइब्स के। ये जो पॉलिसीज थी रीजनेबली इफ़ेक्टिव थी, बट बाद के समय में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए और एक स्ट्रॉन्ग इनफ स्ट्रेंथ लेकर के यानी कि इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में साबित होने लगे। क्योंकि मैंने आपसे फ्रेंड्स पहले ही कहा कि जो सेंट्रल रूलर हुआ करते थे अगर ये कमज़ोर पड़ते थे तो इन्हीं के द्वारा जो ये सेंट्रलाइज किए गए रूलिंग थे इन्हें के मेनली क्या किया जाता था। ये जो पोस्टेस मैंने बताई फ्रेंड्स ये लोग खुद को फ्री घोषित करके यानी कि खुद को इंडिपेंडेंट एज अ किंगडम के रूप में घोषित करते थे, क्योंकि इन्हें मिल जाती थी सेंट्रल किंग से ज़मीनें और हेरिडेटरी पोस्ट्स। What do you think may have been the advantages and disadvantages of having hereditary officers? तो मैंने फ्रेंड्स एक बात तो पहले ही बता दी कि अगर पोस्ट को हेरिडिटरी किया जाएगा और मेरिट के बेसिस पर पोस्ट को नहीं दिया जाएगा तो मेनली ये एक दिन अगर पावरफुल हो जाते हैं तो वो सेंट्रल जो किंग होंगे या सेंट्रल जो रूलर होंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानेंगे और खुद एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में आगे बढ़ेंगे या घोषणा करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यू काइंड ऑफ आर्मी की। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी की। तो अर्लियर्स जो रूलर होते थे ये जो राजा ये मेंटेन करते थे वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी को। कैसे करते थे? तो इनके पास होती थी एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी और फुट सोल्जर्स। और इसके अलावा जो मिलिट्री लीडर्स होते थे वो प्रोवाइड करते थे राजा को ट्रुप्स जब उन्हें ज़रूरत होती थी। यानी जब भी रूलर को ज़रूरत होगी ट्रुप्स की तब या फिर युद्ध लड़ने जाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें पेड नहीं किया जाता था रेगुलर सैलरी, जबकि रेगुलर सैलरी के जगह पे ये लोग ग्रांटेड लैंड रिसीव करते थे। यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से और उसे अपने सोल्जर को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए करते थे और उसके बदले में वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करते थे वॉरफेयर के दौरान। और इन्हें सामंताज कहा जाता था। और जब कभी भी रूलर जो होता था कमज़ोर पड़ता था तो सामंताज जो थे ये कोशिश करते थे कि अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले। अब बात करते हैं फ्रेंड्स असेंबलीज की सदर्न किंगडम में। तो जो भी इंस्क्रिप्शन पल्लवा ने मेंशन की है इसमें बहुत सारे लोकल असेंबलीज की बात की गई है, जैसे कि सभा, जिसमें कि असेंबली में मेनली ब्राह्मण लैंड ऑनर्स हुआ करते थे और ये लोग मेनली असेंबली में फंक्शन करते थे सब कमिटीज़ के रूप में। और ये सब कमिटी में इरिगेशन के ग्रुप भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के ग्रुप हो सकते हैं, रोड बनाने वाले के ग्रुप हो सकते थे और लोकल टेम्पल्स के मतलब बनाने वाले या फिर इसकी देखरेख करने वाले के अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे और जो कि इस लोकल असेंबली में बैठा करते थे। उसके अलावे उर एक विलेज असेंबली होती थी जो कि लैंड ओनर्स द्वारा फाइंड गई थी और
इसमें ब्राह्मण्स नहीं होते थे। और एक होता था नगरम, एक ऑर्गेनाइजेशन होता था मर्चेंट्स का। और ये असेंबली जो होती थी ये कंट्रोल की जाती थी रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के द्वारा। बहुत सारे जो लोकल असेंबलीज थी ये कंटिन्यू होती थी और फंक्शन करती थी सेंचुरीज तक। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। तो हम लोग बात करते हैं कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और ये लोग प्ले करते थे अदर अकाउंट्स को। और हम अब बात करते हैं जैसे कि कुछ कालिदास, जैसे कि एक एग्जांपल है ये एक डिपिक्टिंग लाइफ जीते थे कि राजा के कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो कैसे रहा करते थे किंगडम्स में, या इनकी लाइफ कैसी होती थी उसके दौरान। कालिदास जो कि एक ग्रेट पोएट थे, तो इन्होंने एक लिखी है अ, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक था। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसमें एक दुष्यंत नाम का राजा होता है और जो कि एक यंग वुमन यानी कि यंग लेडी से उसे मतलब इसका रिलेशन होता है शकुंतला। और ये इनकी मतलब लव स्टोरी है। और मेनली ये बातें भी इसमें कही गई हैं कि जो आम लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। और जो कोर्ट में रहने वाले ऑफिसल्स थे या राजा थे ये संस्कृत बोलते थे आपस में। अब बात करते हैं हम दुष्यंत और शकुंतला के विज्ञान शाकुंतलम के बारे में। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है प्लाइट ऑफ पुअर फिशरमैन की कहानी, अ, जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। अ फिशरमैन फाइंड अ रिंग। एक फिशरमैन होता है जो कि एक प्रीशियस रिंग पाता है, जो कि शकुंतला का होता है। और एक्सीडेंटली वो जब अंगूठी एक मछली जो है निगल जाती है, तो वो फिशरमैन उस अंगूठी को लेकर के चला जाता है कोर्ट में। तो उस गेटमैन जो होते हैं उसे गेट पर ही रोक देते हैं और चीफ पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उससे बड़ा रूड बिहेव करते हैं। लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चलता है राजा बड़ा खुश होता है और वो फिशरमैन को रिवार्ड भी देता है। इसमें मेनली ये बोला गया कि पुलिस ऑफिसर्स जो थे और गेटमैन जो थे इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम इससे रिवार्ड लेंगे, शेयर लेंगे रिवार्ड का, और इसके साथ जाएंगे फिशरमैन के साथ और ड्रिंक करेंगे। तो मेनली ये बात इसमें बताई गई है कि ये मतलब पुलिस ऑफिसर्स या गेटमैन जो थे राजा के नीचे कितने भ्रष्ट होते हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, डू यू थिंक दैट इफ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट दिस टू द पुलिस ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस डे? तो आज के डेट में वो कैसे ट्रीट, इसके बारे में आप मेंशन। चाइनीज़ पिलग्रिम फाजियान जब घूमने के लिए आए थे, तो इन्होंने ये बातें देखी अनटचेबल्स के बारे में और उन्होंने लिखा भी है अपने बुक में कि इनके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया जाता था अनटचेबल्स के साथ। उन्हें आउटस्कर्ट ऐसा मतलब उनके से एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब भी वो टाउन या मार्केट प्लेस में एंटर करे तो अपने साथ एक लकड़ी का पीस लेकर के बजाते हुए आए, ताकि लोग जो हैं या तो उन्हें ना देखें या फिर दूर हट जाएं इस साउंड को सुन करके। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से मतलब अनटचेबिलिटी आगे बढ़ी हुई थी। और जो कि ये बड़ी गंदी रीति थी। तो बाण भट्टा ने ये प्रोवाइड किया कि विविड पिक्चर किंग्स आर्मी की और इसके मूव की, इसके बारे में बाण भट्टा ने भी बताया है। और मेनली फाजियान ने ये बात भी कही कि ये अनटचेबिलिटी का जो कंडीशन था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स द किंग्स आर्मी की। तो किंग की आर्मी जो होती थी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट लेके चलती थी, जैसे वेपन लेके चलना, डेली यूज का पॉट लेके चलना, पैंस लेके चलना, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, उसके अलावा खाना, जानवर जैसे कि गॉट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस,
ये कार्ट्स में कैरी करते थे, मतलब उसको लोड करके एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कैमल्स और एलिफेंट भी होते थे। एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी। उसके अलावे म्यूजिशियन ड्रम बजाते हुए आगे चलते थे और हॉर्न्स बजाते हुए, ट्रम्पेट्स बजाते हुए आगे चलते थे। विलेजर्स दो जो थे, ऐसे रूलर को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे, गिफ्ट देते थे। गिफ्ट के रूप में दही होती थी, गुड़ होता था, फ्लावर्स होते थे, फॉडर मिलता था जो जानवर उनके साथ आते जाते थे उनके लिए। और ऑल्सो ये लोग राजा से मिलने के लिए आते थे और कंप्लेन करते थे, पिटीशन देते थे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। आर्मी जो थी ये ट्रेल्स को लेफ्ट करती थी और डिस्ट्रक्शन देती थी। एलिफेंट्स मतलब मेनली जो ट्रैम्प करते हुए आगे बढ़ते थे। कभी कभी क्या होता था, ये हट्स को, गांव के झोपड़पट्टियों को भी बर्बाद कर देते थे या कुचल डालते थे। और जो ऑक्सन होते थे, ये कारावेंस को या मर्चेंट्स के स्कार्ड टम्बल्ड को भी बर्बाद करते थे। मतलब बाण भट्टा ने ये बात कही है कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ जो था एकदम बहुत ही बेकार था कि गांव में मेनली जब ये गांव से निकलते थे, मतलब युद्ध लड़ने के लिए, जो राजा होता था नगर से निकल करके जाता था लड़ने के लिए, तो गांव के बीच से अगर क्रॉस करता था तो चूंकि राजा है उसे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सभी उससे डरते थे। और इसके बीच में क्या होता था, उसके जो जानवर चलते थे वो कभी घरों को बर्बाद कर देते थे, कभी झोपड़ियों को बर्बाद कर देते थे, कारावेंस को बर्बाद कर देते थे। और ये इससे मर्चेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था या फिर गांव के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। लेकिन चूंकि वो तो राजा है, उसके कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं था क्योंकि इस बात का डर था। और मेनली जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव के जो लोग होते थे उसके लिए दही, गुड़, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें लेके आते थे, यहाँ तक कि उससे कंप्लेन भी करते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर कैरिड विद द आर्मी, व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग। तो मैंने तो पहले ही बता दिया फ्रेंड्स आपको कि वो लोग गुड़ लेके आते थे या फिर फॉडर लेके आते थे, या फिर दही लेकर के आते थे, फ्लावर्स लेके आते थे, मेनली राजा के लिए, राजा के स्वागत के लिए, या फिर राजा से मिलने के लिए आते थे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मैं नए चैप्टर के साथ फिर से प्रेजेंट होऊंगा। टुडे आज के लिए इतना ही। थैंक